नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जी के विद एक्स्ट्रा फैक्ट में। दोस्तों, हम परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जिसके कुछ चैप्टर मैं आपको करा चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित बात की थी। आज हम उससे आगे करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उस समय जो पृथक राज्य आंदोलन चल रहा था, तो बीजेपी 1991 में बीजेपी की सरकार बनी थी यूपी में, और उनके द्वारा पृथक राज्य का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा से पास किया गया था। जिसके बाद दोस्तों, जो उत्तराखंड क्रांति दल था उसके द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी कि कैसे हमारा राज्य बनेगा, कितने जिले होंगे, उसकी राजधानी क्या होगी। तो उसी के संबंध में जो आपको याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा 1992 में दोस्तों जो उत्तराखंड की राजधानी चयनित की गई थी, तो वो किसे करा गया था, तो चांदपुर गढ़ को किया गया था, जो कि लोहाब पट्टी में है। ये आपको याद रखना है, गैरसैंण चमोली में है। इसकी जो राजधानी है दोस्तों, जो राजधानी चयन की गई थी, तो गैरसैंण को बनाया गया था। और ये किस जगह है, तो लोहाब पट्टी में है, जो कि चांदपुरगढ़ चमोली जनपद में है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा इसे राजधानी घोषित किया गया था कि हमारे उत्तराखंड की जो राजधानी होगी वो क्या होगी, तो गैरसैंण होगी, जिसका नाम उस समय चंद्रनगर रखा गया था, काशी सिंह एरी के नेतृत्व में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। उसी के साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि 1994 में रामाशंकर कौशिक समिति बनी थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और इसके द्वारा भी आपको याद रखना है कि राजधानी का सुझाव जो दिया गया था वो गैरसैंण को ही दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला है दोस्तों कि देहरादून में खबरदार रैली थी दोस्तों। ये खबरदार रैली का आयोजन कब किया गया था, तो आपको ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड में खबरदार रैली का आयोजन 31 अक्टूबर 2000 में किया गया था। ये आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों 1994 में किया गया था। ये आपको याद रखना है। पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित हैं ये सभी, जो आपको याद रखने हैं दोस्तों। अगला है बाबा मोहन उत्तराखंडी कब शहीद हुए थे, तो दोस्तों बाबा मोहन उत्तराखंडी कब शहीद हुए थे, तो ये 8 अगस्त 2004 में हुए थे, और ये बैनीताल में हुए थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। 8 अगस्त 2000 को बैनीताल में इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ ये शहीद हो गए थे, बाबा मोहन उत्तराखंडी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। उसके साथ ही आपको याद रखना है कि उत्तरांचल प्रदेश नामक जो पुस्तक है, गैरसैंण राजधानी का समर्थन किया था इस पुस्तक में। ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो आपको याद रखना है ये पुस्तक भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। उत्तरांचल प्रदेश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा लिखी गई थी। और इस पुस्तक में भी गैरसैंण को राजधानी बनाने का समर्थन किया गया था। ये आपको याद रखना है। उसी समय जो आपको मैंने बताया था दोस्तों कि 2000 में, जब 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य बना था, उस समय जो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी थी वो देहरादून को घोषित किया गया था। ये आपको याद रखना है कि दून को उस समय उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी घोषित किया गया था। जिसके बाद दोस्तों कि जनवरी 2001 में स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया था। जी आपको याद रखना है कि राजधानी चयन आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये जनवरी 2001 में हुआ था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। बीजेपी के द्वारा इसका गठन किया गया था, लेकिन इसे 2002 में इसे समाप्त कर दिया गया था। ये 2002 में समाप्त हो गई थी, आपको याद रखना है। जिसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी दोस्तों। आपको पता होगा कि उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे वो नारायण दत्त तिवारी जी बने थे, और उनके द्वारा 2003 में दोबारा से
राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष वीरेंद्र दीक्षित को बनाया गया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि राजधानी चयन आयोग का गठन सर्वप्रथम जनवरी 2001 में हुआ था और ये उस समय चल नहीं पाई थी और ये समाप्त हो गई थी, जिसके बाद 2002 में ये समाप्त हो गई थी और 2003 में इसे दोबारा से गठित किया गया था और इसका अध्यक्ष वीरेंद्र दीक्षित को बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। इसके द्वारा जो अपनी रिपोर्ट थी दोस्तों वो आपको याद रखना है कि इसने अपनी रिपोर्ट 17 अगस्त 2008 को सौंपी थी और वीरेंद्र दीक्षित के द्वारा जो स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया था उसका जो विस्तार था दोस्तों वो 11 बार विस्तारित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि जो अध्यक्ष बने थे ये वीरेंद्र दीक्षित 2003 में, इनके द्वारा 11 बार स्थायी राजधानी चयन आयोग का विस्तार किया गया था। ये आपको याद रखना है। और इसमें इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी इन्होंने 17 अगस्त 2000 को सबमिट की थी और देहरादून को राजधानी बनाने की इनके द्वारा सिफारिश की गई थी। ये आपको याद रखना है। वीरेंद्र दीक्षित के द्वारा दोस्तों जो राजधानी बनाने का सुझाव दिया गया था वो देहरादून को दिया गया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। अगला है दोस्तों गैरसैंण में विधानसभा। तो दोस्तों गैरसैंण में विधानसभा कब से प्रारंभ हुई थी ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपको याद रखना है अच्छे से ये कि गैरसैंण में जो विधानसभा का कार्य था वो कब से प्रारंभ हुआ था। तो गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब हुई थी तो आपको याद रखना है 3 नवंबर 2012 में गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की प्रथम बैठक होती है 3 नवंबर 2012 में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है इसी में कि विधानसभा का जो औपचारिक शिलान्यास हुआ था तो ये 14 जनवरी 2013 में किया गया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगर प्रश्न आएगा कि गैरसैंण में पहली मंत्रिपरिषद की बैठक कब हुई थी तो आप बोलेंगे 3 नवंबर 2012 में, जबकि विधानसभा भवन का निर्माण जो शिलान्यास हुआ था वो 14 जनवरी 2013 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों कि गैरसैंण में राज्य विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों जो गैरसैंण में राज्य विधानसभा की बैठक हुई थी वो 9 से 11 जून 2014 के मध्य हुई थी। ये आपको याद रखना है कि गैरसैंण में जो विधानसभा बन गई थी उसमें जो राज्य विधानसभा है उसकी जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों वो 9 जून से लेकर 11 जून 2014 के मध्य हुई थी। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों नए विधानसभा भवन में पहली बैठक कब हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है जो विधानसभा भवन बना था गैरसैंण में उसमें जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों वो 17 से लेकर 18 नवंबर 2016 में हुई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों कि जो नया विधानसभा भवन बना था उसमें जो पहली बैठक हुई थी वो 17 से लेकर 18 नवंबर 2016 में की गई थी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई थी 4 मार्च 2020 में। ये भी आपको याद रखना है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया था 4 मार्च 2020 में, जो आपको याद रखना है दोस्तों। ये पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित पूरे फैक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसी के साथ दोस्तों हम कुछ अन्य वन लाइनर प्रश्न भी करने वाले हैं जो छूट गए हैं, तो आपको याद रखने हैं कि किस घाटी में पाषाणकालीन शवागार व कप्माक्स मिले हैं। तो आपको याद रखना है ये रामगंगा घाटी थी जो कि अल्मोड़ा में है। यहाँ से शवागार और कप्माक्स की खोज की गई थी। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में मानव अपने भोजन की पूर्ति कैसे करते थे। तो आप सभी जानते हैं उस समय ये शिकार किया करते थे, शिकार कर कर ये अपने भोजन की पूर्ति किया करते थे। अगला है दोस्तों स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का उल्लेख है। तो दोस्तों स्कंद पुराण में कितने हिमालयी राज्यों का उल्लेख है तो आपको याद रखना है वो है 5। आपको याद रखना है जिसमें मैंने आपको ये पहले भी बताया था। उसमें पहला नेपाल है, जालंधर है, कश्मीर है, मानस खंड है और केदार खंड है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, जिसमें मानस खंड
कुमाऊं के लिए प्रयोग किया गया है, मानस खंड कुमाऊं के लिए प्रयुक्त किया गया है, केदार खंड गढ़वाल के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। जो स्कंद पुराण में 5 हिमालयी राज्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मानस खंड कुमाऊं के लिए और केदार खंड गढ़वाल के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला है दोस्तों कि स्कंद पुराण में हरिद्वार, जो कि मायापुर क्षेत्र है, हरिद्वार को मायापुर के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है कि स्कंद पुराण में हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो वो केदारखंड कहा जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है कि स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत, जो कि चमोली में है, ये आपको याद रखना है कि स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से लेकर कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो ये मानसखंड कहा जाता है। हम इसे कह सकते हैं कि कुमाऊं का क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। ये नंदा देवी पर्वत से लेकर कालगिरी तक के क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र कहा गया है। दोस्तों अगला है कि केदारखंड के लिए गढ़वाल शब्द कब अस्तित्व में आया था, तो गढ़वाल यानी कि गढ़वाल के लिए केदारखंड, मैंने आपको बताया है कि केदारखंड किसके लिए प्रयोग होता है, तो गढ़वाल के लिए। उस समय गढ़वाल कब अस्तित्व में आया था, तो गढ़वाल शब्द आया था 1515 में, और इस समय जो राजा थे वो अजयपाल थे। अजयपाल पंवार वंश के 37वें नंबर के शासक थे। इनके द्वारा गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार प्रसार किसके समय हुआ था, तो आपको याद रखना है जो उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था वो खसों के समय में हुआ था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इनके समय कुछ प्रथाएं भी थी खसों के समय, तो आपको याद रखना है। एक झटेला प्रथा थी दोस्तों, एक झटेला प्रथा थी, और आपको याद रखना है घर जमाई बीन में प्रथा प्रचलित हुआ करती थी, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों जो आपको याद रखना है, किरातों के वंशजों की भाषा क्या थी, तो किरात जो राजी भाषा से राजी जाति के होते थे अधिकतर, तो ये इनकी जो भाषा थी वो मुंडा थी, ये आपको याद रखना है। और ये किरात जाति कहाँ निवास करती थी, तो ये अस्कोट में डीडीहाट जो कि पिथौरागढ़ में पड़ते हैं, ये उस समय वहाँ निवास किया करती थी। किरातों को कीर किन्नर कीर पुरुष नाम से भी जाना जाता है। कीर किन्नर, ये आपको याद रखना है, कीर किन्नर कीर पुरुष, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। किरातों को कीर किन्नर कीर पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला है दोस्तों, बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण दोस्तों सीलवर्मन ने किया था। ये आपको याद रखना है कि बाणवाला यज्ञ वेदिका का निर्माण सीलवर्मन के द्वारा किया गया था। अगला है दोस्तों, किन राजाओं ने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर लिया था, तो आपको याद रखना है वो तोमर राजा थे जिन्होंने कब्जा कर लिया था, कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड के कुछ हिस्से को इन्होंने कब्जा कर लिया था, तो तोमर राजा थे, ये आपको याद रखना है। दक्षिणी उत्तराखंड पर जो कब्जा किया था उस समय, तो वो आपको याद रखना है विग्रह राज जो कि चौहान नरेश थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है कि किस वंश के अवशासन पर कहा जाता है कि सूर्य अस्त हो गया, ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों, इंपॉर्टेंट है प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए, कि किस वंश के अवसान पर कहा गया है कि सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई, तो कार्तिकेयपुर राजवंश के उसमें कहा गया है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। कार्तिकेयपुर राजवंश के जो कत्यूरी शासक थे उनके लिए कहा गया है कि सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों कि कौन से शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करते थे, तो वो कत्यूरी शासक थे, कार्तिकेयपुर के शासक हुआ करते थे, आपको याद रखना है। और ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है कि किस वंश के शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करते थे, तो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश के शासक किया करते थे। अगला है दोस्तों कि पश्चिमी नेपाल के शासक अशोक चल ने किस वर्ष कत्यूरी राज्य पर आक्रमण किया था, तो आपको याद रखना है नेपाल के शासक अशोक चल ने उत्तराखंड पर 1191 में आक्रमण किया था, यह आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए।
इसकी जो जानकारी मिलती है वो गोपेश्वर त्रिशूल लेख से मिलती है। ये आपको याद रखना है कि गोपेश्वर त्रिशूल लेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों गोपेश्वर त्रिशूल लेख की जो लिपि थी तो वो ब्राह्मी लिपि है, ये आपको याद रखना है। इसकी जो ब्राह्मी लिपि है तो वो आपको याद रखना है। अशोक चल ने जो उत्तराखंड पर आक्रमण किया था या कत्यूरी के समय किया था तो 1191 में किया था। और वहाँ नेपाल के ही शासक कराचल देव ने जो आक्रमण किया था उत्तराखंड पर तो वो 1223 में किया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए कि कराचल देव ने जो नेपाल का शासक था इसने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया था तो 1223 में किया था। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों कि किस पंवार शासकों के समय तिब्बती हमले हुए थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तिब्बती जो हमले हुए थे वो मानसा और महिपत के समय हुए थे। आपको याद रखना है मानसा ही प्रथम शासक हैं पंवार वंश के जिन्होंने तिब्बत पर आक्रमण किया था और सफल आक्रमण किया था। पंवार वंश के प्रथम शासक जिसने तिब्बत पर सफल आक्रमण किया था तो वो मानसा ही थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगले कुछ प्रश्न हैं जो आपको याद रखने हैं कि पंवार वंश से संबंधित सबसे प्राचीन जो काव्य है वो कौन सा है तो वो मानवदे काव्य है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है तो ये भरत कवि के द्वारा लिखा गया है। ये आपको याद रखना है कि जो पंवार वंश है दोस्तों उसकी लिखित जानकारी देने वाला एकमात्र जो काव्य है वो मानवदे काव्य ही है और इसके लेखक भरत कवि हैं और ये मानसा के दरबारी कवि थे। ये आपको याद रखना है। इनसे संबंधित जो अन्य फैक्टों में जो आपको याद रखने हैं दोस्तों कि भरत कवि को ज्योतिक राय की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। ये आपको याद रखना है। जहांगीर ने इन्हें एक ज्योतिक राय की उपाधि दी थी, ये भी आप याद रखेंगे। ये मानसा के दरबारी कवि थे, इनके द्वारा ही मानवदे काव्य लिखा गया है और इसमें मानसा का उल्लेख किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों पंवार वंश के किस राजा का प्राचीन ताम्रपत्र देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिला है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जगतपाल जिसका प्राचीन जो ताम्रपत्र है वो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। ये 1455 में प्राप्त हुआ है। एक और अभिलेख मिला था, ये 1460 में मिला था। ये भी आपको याद रखना। अगला है दोस्तों कि देहरादून को किस वर्ष सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि देहरादून को सहारनपुर मंडल में कब मिलाया गया था तो वो 1817 में मिलाया गया था। ये आपको याद इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देहरादून को 1817 में ही जिला बनाया गया था और इसे सहारनपुर मंडल में डाल दिया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों कि किस वर्ष राज्य में नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को खत्म किया गया था। तो आपको याद रखना है कि नॉन रेगुलेशन प्रांत को कब समाप्त किया गया था, ये 1891 में किया गया था। आपको याद रखना है। इसी समय दोस्तों नैनीताल को जिला बनाया गया था, नैनीताल को जिला बनाया गया था और अल्मोड़ा को भी जिला बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। नॉन रेगुलेशन सिस्टम को कब समाप्त किया गया तो 1891 में किया गया था और नैनीताल और अल्मोड़ा को भी इस समय जिला बनाया गया था। वह इससे संबंधित जो आपको याद रखने हैं दोस्तों कि नॉन रेगुलेशन सिस्टम जो प्रांत है दोस्तों, नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम जो था इसका जो शुरुआत हुई थी वो 3 मई 1815 में ये प्रारंभ हुआ था। ये आपको याद रखना है कि जब ई गार्डनर कमिश्नर बने थे उनके द्वारा ही 3 मई 1815 को कुमाऊं को नॉन रेगुलेशन प्रांत घोषित कर दिया गया था और इस नॉन रेगुलेशन प्रांत का जो समापन हुआ था तो वो 1891 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। अगला है दोस्तों राज्य को 1904 में किस गजेडियर में हिल स्टेशन नाम दिया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये नाम किस में दिया गया है तो वो नैनीताल गजेडियर में दिया गया है। नैनीताल गजेडियर में जो राज्य के लिए हिल स्टेट का दर्जा दिया गया है या नाम दिया गया है इसे हिल स्टेट। और ये कब दिया गया है तो ये 1904 में दिया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों कि पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देने के हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है वो है विनोद बर्थवाल जी के द्वारा 1994 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपको याद रखना है।
दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों पर इसे शेयर कर दें। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। प्लीज़, धन्यवाद।